स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। कार्यक्रम में बात मध्य प्रदेश की, जहां डेंगू का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। मंदसौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, हर जगह डेंगू की दहशत बढ़ती जा रही है। इससे भी बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है, क्योंकि इस बार डेंगू सबसे ज्यादा शिकार बच्चों को ही बना रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना से राहत मिली ही थी कि अब डेंगू का डंक लोगों को डराने लगा है। मध्य प्रदेश के कोने कोने में अब डेंगू अपने पैर पसार चुका है। डेंगू का ग्राफ हर रोज बढ़ता ही जा रहा है। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो मंदसौर में डेंगू संक्रमितों की संख्या करीब 1100 के पार चली गई है। वहीं जबलपुर में आंकड़ा 650, तो इंदौर में डेंगू के 430 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। वहीं उज्जैन में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 400 के पार जा चुका है, तो भोपाल में भी डेंगू संक्रमितों की संख्या 400 के करीब पहुंच चुकी है। जबकि ग्वालियर सिटी में डेंगू के 310 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। हालांकि चिंता का सबब ये है कि इस बार डेंगू का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। खासकर 14 साल से कम उम्र के बच्चे को डेंगू सबसे ज्यादा अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं वो अलर्ट करने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक एमपी के 31 जिलों में करीब 5000 डेंगू संक्रमित मिल चुके हैं। डेंगू के कुल मरीजों में 28% बच्चे हैं और इनकी उम्र 14 साल से कम है। डेंगू संक्रमित सबसे ज्यादा बच्चे भोपाल में मिले हैं। भोपाल में कुल डेंगू संक्रमितों में 51% मरीज बच्चे हैं। भोपाल में डेंगू संक्रमितों में हर दूसरा मरीज बच्चा है, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में कुल डेंगू संक्रमितों में हर तीसरा मरीज भोपाल से है। इस बार 5 से 14 साल की उम्र के बच्चों में संक्रमण ज्यादा देखने को मिल रहा है। डेंगू के मरीजों में अशोकनगर के 50% मरीज बच्चे हैं, तो विदिशा और रायसेन में भी डेंगू मरीजों में 45% बच्चे ही हैं। वहीं इंदौर में भी करीब 100 बच्चे डेंगू की चपेट में आ चुके हैं। बहरहाल समस्या बड़ी है, लेकिन समाधान जमीनी धरातल पर तो फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हालांकि ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य अमला हाथ पर हाथ धरे बैठा है। कई इलाकों में लगातार फॉगिंग हो रही है, लार्वा जांच भी की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश जैसे विशाल राज्य और दूर दराज तक पहुंच चुके डेंगू के दायरे को देखते हुए शायद स्वास्थ्य विभाग के पास भी मैन पावर की कमी है। टीम न्यूज़ स्टेट। और आज चर्चा के लिए हमारे साथ पैनल में डॉक्टर शरद पंडित जुड़े हुए हैं, रिटायर्ड डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से। इसके साथ साथ हमारे दो संवाददाता विनोद और दीप्ति भी हमारे साथ बने हुए हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। दीप्ति, अगर हम भोपाल की बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर आंकड़े बढ़ रहे हैं डेंगू को लेकर, और खासतौर से बच्चों की अगर बात करें तो कितनी वृद्धि देखी जा रही है? देखिए, जो आंकड़े आ रहे हैं, जितने भी आ रहे हैं, ये मैक्सिमम बच्चों को लेकर ही आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं। और अगर आज से 15 दिन पहले तक बात करें भोपाल में, अब तो तब भी हालात पहले की तुलना में हम कह सकते हैं कि थोड़े बहुत काबू में आए हैं, लेकिन 15 दिन पहले तक जो स्थितियाँ थी, एक बेड पे 2-2 पेशेंट थे, 2-2 बच्चे थे, उनके पेरेंट्स थे वहाँ पर, तो पहले की स्थितियाँ बड़ी ख़राब थी। और अब इस समय जो है मंदसौर जिला जो है सबसे ज़्यादा डेंगू से प्रभावित है। और जहाँ तक भोपाल की बात करें तो भोपाल में अभियान भी लाया गया था, लेकिन उसकी तुलना में उस तरह से कंट्रोल नहीं हुआ। दूसरा, डेंगू को लेकर लगातार एक नई बात भी आ रही है कि जो पूरे सिम्टम्स हैं वो तो डेंगू के होते हैं, लेकिन जो वो डैमेज हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ ये भी कहा जा रहा है कि उसका पैटर्न अलग है। मतलब उसको जो डेंगू आमतौर पे प्लेटलेट से गिराता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक बदला हुआ डेंगू का रूप दिख रहा है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें कोविड की मिली भी शो हो रही हैं। हालांकि इसमें बेहतर बात यह है कि केसेस बढ़ रहे हैं, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ क्यूरेबल है। तो हाल फिलहाल तो स्थितियां निश्चित ही डेंगू के केस पूरे मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं, भोपाल में भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्थितियां अभी कंट्रोल में हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि जो अभियान वगैरह चलाए गए थे वो चलाए तो गए, लेकिन कुछ ही समय चले और खत्म हो गए। तो जिस तरीके से उसका असर दिखना चाहिए उस तरीके से नहीं दिखाई दिया। और आपको याद होगा कि खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस अभियान के लिए निकले थे। भोपाल में उन्होंने इस अभियान की शुरुआत करी थी कि जिसमें डेंगू से बचाव के लिए क्या किया जाए, किस तरह से अपने आसपास सफाई रखी जाए। नगर निगम की टीमें निकली थी, हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें निकली थी, लेकिन जितना तेजी से वो अभियान चला था अब उस तरह से नहीं दिखाई दे रहा है। और अवेयरनेस करी गई है, लेकिन बावजूद उसके केसेस अभी भी आ रहे हैं। बिल्कुल। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता विनोद भी जुड़े हैं ग्वालियर से। विनोद, अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह के हालात बने हुए हैं? क्या यहाँ पर भी मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं?
देखिए, डेंगू के मरीजों की बात करें तो अभी स्टेबल है और जो संख्या कम होना चाहिए वो अभी कम नहीं हुई है, बल्कि हर रोज बढ़ती जा रही है। कल तक 3 तारीख तक जो आंकड़े थे वो ग्वालियर में लगभग 280 से ज्यादा मरीज डेंगू के थे, जिसमें लगभग 45 से 50% बच्चे बीमार बताए गए। हालांकि सभी बच्चे डेंगू के नहीं हैं, कुछ बच्चों में वायरल इन्फेक्शन भी है और कुछ बच्चे दूसरी अन्य बीमारियों की वजह से भर्ती हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चे इस सीजन में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा चिंता वाली बात ज़रूर है कि लगातार बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है और अस्पताल में जितने बच्चे भर्ती थे वो डिस्चार्ज होने से ज़्यादा अभी भर्ती हो रहे हैं। इसको लेके जो स्वास्थ्य विभाग है, जो ग्वालियर के 2 बड़े अस्पताल हैं, कमला राजा और जय आरोग्य अस्पताल, वहाँ 2 अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। डेंगू को रोकने के लिए नगर निगम की तरफ से अब छिड़काव के इंतजाम शुरू करने की बात आज से कही जा रही है, क्योंकि इनके पास ऐसी आधुनिक मशीनें हैं जो शहर में अब छिड़काव करेंगी। लेकिन प्रश्न यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब इतने सारे संसाधन और व्यवस्थाएं हैं तो अभी तक ये क्यों नहीं किया गया, क्यों डेंगू को लगातार बढ़ते हुए देखा जा रहा है। प्रशासन और नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने अभी अभियान भी शुरू किया हुआ है। 2 दिन से लगातार 3 दिन से अभियान चल रहा है। जगह जगह अफसरों की टीम जा रही है और लोगों को जागरूक भी कर रही है। अब हो सकता है आने वाले 2-4 दिन में इसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिले, लेकिन फिलहाल तो डेंगू की स्थिति वैसे ही बनी हुई है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। काम करना होगा क्योंकि मामले डेली बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शरद भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शरद, आप क्या मानते हैं, इस बार बच्चे कहीं ना कहीं डेंगू की चपेट में ज्यादा आ रहे हैं? हालांकि हमने ये भी देखा कि एक संभावना जताई गई थी कोविड को लेकर कि अगर तीसरी लहर आती है तो बच्चे इसका शिकार होंगे, लेकिन यहाँ तो डेंगू की चपेट में भी बच्चे हैं। क्या कारण हो सकते हैं सर इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले तो इस संबंध में मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके 2 एस्पेक्ट हमको देखना है। सबसे पहले प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स पर शायद हम जो है ध्यान देने में लेट हुए, चाहे वो शासन स्तर पर हो चाहे प्रशासन स्तर पर। देखिए, इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स ये है कि जो जहां पानी का ठहराव होता है, पानी के ठहराव को हमको चैनलाइज करना चाहिए, पानी के निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। ये इस समय मॉस्किटो का ब्रीडिंग पीरियड रहता है। मच्छर इस समय जो है जो पैदा होते हैं अधिक मात्रा में होते हैं और वही एक कारण बनते हैं डेंगू और अन्य तरह के वेक्टर बॉर्न डिजीज के, जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, अन्य वायरल इन्फेक्शन। देखिए, पहली चीज तो ये हो गई। तो हमको ये ध्यान रखना है, इसके लिए एजुकेटिव एक्टिविटीज, यानी जो हमको जो है अवेयरनेस की एक्टिविटीज बहुत समय पहले, यानी ये करीब अप्रैल मई में ही चालू कर देना चाहिए थी, ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। दूसरा, इसमें जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट नगरीय इकाइयों की रहती है और ग्रामीण स्तर पर ग्राम पंचायतों की रहती है, जहां ये साफ सफाई व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। इसमें एक बात और मैं कहना चाहूंगा, डेंगू जो है उसका जो कारक रहता है, जो मच्छर एडिस इजिप्शियाई, वो मच्छर साफ पानी में पनपता है। साफ पानी का मतलब है कि हमारे घरों में जो कंटेनर है, पानी जहां रखा हुआ है, वहां मतलब जो है ये डेवलप होता है। हमारे घरों में जो पानी कहीं एकत्रित है, हमारे वाटर कूलर से, हमारे फ्लावर पॉट से, एक्वेरियम है, यानी ये सब सूत्रों में भी पानी की निकासी लगातार होना चाहिए। 7 दिन से अधिक पानी यदि रहेगा तो ये जो है फुल जो है ब्लून जो है मॉस्किटो बन जाता है। तो ये ध्यान रखें। एक ये इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। दूसरा जो आपने बताया कि इसके लिए जो ट्रीटमेंट पार्ट है, ट्रीटमेंट पार्ट में हमारी पैथोलॉजी जो लैब्स हैं वो सुदृढ़ होना चाहिए कि जहां हम मेक एनालाइजर टेस्ट जो रहता है डेंगू के लिए वो कर सके। बच्चे इसलिए प्रभावित हो रहे हैं कि ये देखिए, पहले भी जो कोविड के समय ये प्रिडिक्शन था कि हमारी जो 3rd वेव आएगी कोविड की या जो अन्य इन्फेक्शन आएंगे वो बच्चों को अधिक प्रभावित करेंगे। स्वाभाविक रूप से बच्चों में इम्यूनिटी कम रहती है, वो उतना केयर नहीं कर पाते स्वयं की। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि बच्चे जो है वो हम पे डिपेंडेंट है, तो उनका ध्यान बराबर रखा जाए। तो ये सारी चीजों को एक साथ हमको अलग अलग एंगल से देखना होगा, तभी हम इससे जो है नियंत्रण इस पर पा सकते हैं और हमारे जो है डेंगू या अन्य बीमारियों से बिल्कुल, यानी सावधानियां बहुत ज्यादा बरतनी होगी। डॉक्टर शरद, हमारे साथ डॉक्टर अशोक मिश्रा भी जुड़ गए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर अशोक, तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि डेंगू में भी कहीं ना कहीं वेरिएंट आ चुके हैं, 4 वेरिएंट डेंगू के, जिसमें डेन 2 कहीं ना कहीं काफी खतरनाक साबित हो रहा है। क्या लक्षण इसके होते हैं और क्या बच्चे इसके शिकार हो सकते हैं? देखिए, इसमें कोई एज बार नहीं है, बच्चे भी हो सकते हैं, एडल्ट भी हो सकते हैं और बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और महिला और पुरुष कोई भी इसका शिकार हो सकता है। ये स्ट्रेन तो पहले से मौजूद हैं, कभी कभी कोई ज़्यादा प्रेवलेंट हो जाता है, ज़्यादा उसके केसेस आने लगते हैं। इसके 4 स्ट्रेन होते हैं, डेंगू 1,
2, 3, 4 जी। तो अभी इसमें लक्षण जो होते हैं मेनली कॉमन रहते हैं सभी लक्षण। इसमें वायरल ये फीवर आता है, काफ़ी तेज़ बुखार आता है। बुखार के साथ साथ आई बॉल जो होती है हमारी आंखों के पीछे दर्द काफ़ी महसूस होता है, सिर में दर्द होता है, मसल्स में दर्द होता है, बॉडी है काफ़ी ज़्यादा होता है, पूरी बॉडी में बदन दर्द जिसको कहें हम। और इस तरह के लक्षण आते हैं। कई बार चकत्ते स्किन के नीचे लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, ये घातक होते हैं। फिर अगर इस तरह का वो आ रहे हैं तो फिर उसको ज़्यादा घातक माना जाता है। और इसमें सबसे अच्छी बात ज़रूरी चीज़ जो है कि अगर फीवर आता है इस सीज़न में तो मलेरिया और डेंगू की जांच कराना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ तुरंत किसी योग चिकित्सक से संपर्क करें। मेनली इसका इलाज जो होता है लक्षणों के आधार पर ही होता है। जी। डॉक्टर अशोक, तो फिर क्या माना जाए? जी जी डॉक्टर अशोक, हम सुन पा रहे हैं आपको, आपकी आवाज़ पहुंच रही है। क्या माना जाए कि जिस तरह से अभी डॉक्टर शरद भी बता रहे थे कि हमें सावधानियां तो बरतनी ही होगी, लेकिन फिलहाल अगर कौन से ऐसे लक्षण आते हैं जिसको लेकर हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए? क्योंकि कई बार देखा जाता है हल्का फुल्का अगर लक्षण दिख रहा है तो लोग घर में ही इलाज करने की कोशिश करते हैं। आप कब कहेंगे कि वो सीरियस होता है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए? मैंने अभी कहा था कि अगर बुखार के साथ साथ बॉडी पर लाल चकत्ते आते हैं, खून जमने जैसे होते हैं कहीं पर, जैसे स्किन के नीचे चमड़ी के नीचे खून जम रहा है या लाल लाल चकत्ते आ रहे हैं, तो ये खतरनाक होने की संभावना है। क्योंकि इसमें डेंगू फीवर होता है। डेंगू के जो प्रकार होते हैं उसमें डेंगू फीवर, डेंगू हेमरेजिक फीवर और इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम, 3 स्थितियाँ होती हैं, 3 फेजेस हो सकती हैं। सिंपल जो फीवर होता है उसमें ज़्यादा चिंता की बात नहीं होती, लेकिन हेमरेजिक फीवर जो होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर जिसमें रक्तस्राव होने लगता है, वो गंभीर स्थिति होती है और वो आगे जाके इसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम में बदल जाता है। और अगर इनको सही समय पर ऐसे मरीजों को इलाज नहीं मिलेगा तो उसमें दुर्घटना घट सकती है, कोई भी अप्रिय स्थिति पैदा हो सकती है। यानी कि बारीकी से सबसे अच्छी बात यह है कि अगर बुखार आता है और 1-2 दिन में अगर लक्षणों पर नज़र बनाए रखें और जितना जल्दी आप चिकित्सक के पास जाएंगे उतनी रोग की गंभीरता कम होने की संभावना है, उसके दुष्परिणाम कम होने की संभावना है। जी, यानी तुरंत अगर कुछ भी लक्षण आपको दिख रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और सलाह संपर्क करें। हमारे साथ विनोद भी जुड़े हुए हैं। विनोद, फिलहाल अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मामले हम देखने को मिल रहे हैं ग्वालियर में ही, और ऐसे में क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां की जा रही है? अब किस तरह से जो टेस्टिंग है वो बढ़ा दी गई है, क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो बच्चे बीमार होकर आते हैं उन्हें भर्ती करने के इंतजाम हों। और डॉक्टर अशोक मिश्रा चूंकि ग्वालियर के जे आरोग्य अस्पताल के पहले अधीक्षक रह चुके हैं तो बेहतर तरीके से समझते हैं कि यहाँ की व्यवस्थाएं क्या हैं। आज भी हम देख रहे हैं कि ग्वालियर की ओपीडी में, जे आरोग्य अस्पताल माधव डिस्पेंसरी की ओपीडी में लगभग 2500 से लेकर 3000 तक मरीज रोज आ रहे हैं। और एक समय अशोक मिश्रा के समय भी इसी तरह के हालात बने थे। लेकिन जो बच्चे बीमार हो रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। उन बच्चों के लिए सबसे पहले तो प्रायोरिटी में अस्पताल प्रबंधन ने और प्रशासन ने मिलकर 2 अलग वार्ड बनाए हैं। उन अलग वार्डों में जहां एक पलंग पर 3-3, 4-4 बच्चे थे, उनकी संख्या कम हो सके और भर्ती बच्चों को पर्याप्त जगह मिल सके, स्पेस मिल सके, उनका ठीक से इलाज हो सके, इसके लिए इंतजाम करना जरूरी था। तो वो 2 वार्ड बनाकर कर दिए हैं। इसके अलावा जो डेंगू टेस्टिंग की मामले हैं तो डेंगू टेस्टिंग के डॉक्टर अगर जरूरी समझते हैं तो ही कराते हैं। बाकी ज्यादातर बच्चे जो हैं वो वायरल इन्फेक्शन के हैं, सभी बच्चे डेंगू से पीड़ित नहीं हैं। हाँ, डॉक्टर से जो बात हुई थी अस्पताल के, तो उनका ये कहना था कि लोग तो आ रहे हैं लेकिन भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है। ओपीडी में आते हैं, उसके बाद दवाई लेके चले जाते हैं। सामान्य लक्षण जो डेंगू के होते हैं तो लोग घर पर अपना ट्रीटमेंट ले रहे हैं और ठीक भी हो रहे हैं। तो इसको लेके प्रशासन बहुत ज्यादा अभी बड़े इंतजाम नहीं कर पाया है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की और नगर निगम, ये दोनों ऐसे विभाग हैं जो मौसमी बीमारियों को फैलने से रोक सकते हैं, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों को डेंगू और मलेरिया से कैसे बचाव किया जाए इस अभियान में जोड़ भी सकते हैं। तो फिलहाल तो ये अभियान चल रहे हैं लेकिन जमीन पर बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। जहां तक टेस्टिंग की बात है तो डेंगू जरूरत होने पे ही डॉक्टर्स टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि डेंगू की जो पर्याप्त किट है वो अस्पतालों में सीमित ही मिलती है। ऐसा नहीं कि जो भी आए उसका डेंगू टेस्ट करा लिया जाए। लेकिन हालात अभी भी कंट्रोल में
उतने नहीं है जितने होना चाहिए, क्योंकि जब तक भर्ती मरीजों के पर्याप्त इंतजाम नहीं होंगी तब तक अस्पताल भी पूरी तरह से संसाधन नहीं दे पाता। हालांकि कई बार ये देखने में आता है कि जमीन पे बेड लगा दिए जाते हैं, जमीन पे उनका इलाज करना, क्योंकि अस्पताल में रोकना जरूरी होता है मरीज का अगर वो भर्ती होने की स्थिति में है। तो अभी तो स्थिति वैसी बनी हुई है, छिड़काव भी पूरी तरह से कहीं शहर में नहीं हो पा रहा है और ना ही स्वास्थ्य विभाग का जो अमला है वो डेंगू को कंट्रोल करने के लिए जगह जगह जा पा रहा है। और इसकी सबसे तो बड़ी जो वजह है, चुनौती काफी है और ऐसे में और ज्यादा कहीं ना कहीं एहतियात बरतनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पी भी जुड़ी हुई है। शिल्पी, तो अगर हम बात करते हैं भोपाल की, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और किस तरह से लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, जागरूकता के लिए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि खुद मुख्यमंत्री उसके लिए निकले थे मैदान में। आधे घंटे तक उन्होंने पूरा अभियान चलाया था, लोगों को समझाया था कि किस तरह से डेंगू से बचना है, किस तरह से आसपास की सफाई का या चीज़ों का इस तरह से ख्याल किया जाए कि कितना अवेयर होना है कि डेंगू के मच्छर नहीं पनप सकें। दूसरा, उसके बाद जो है अलग अलग टीमें बनी हुई थी, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम हो, चाहे वो नगर निगम की टीम हो, तो सबने जगह जगह जाके घर घर जाके निरीक्षण किया था। कहाँ डेंगू के लार्वा थे वहाँ पर दवाई की छिड़काई हुई थी, जुर्माने की भी बात हुई थी वहाँ पर। उसके अलावा जो है लोगों को अवेयर करने की भी बात हुई थी। तो ये लगातार इन प्रोसेस ये चीज़ चल रही है और खुद मुख्यमंत्री एक बार मैदान में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अवेयरनेस कैंपेनिंग तो चल रही है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि मच्छरों की जो बात है या फिर कहें कि कोई एक बीमारी, एक सीजनल बीमारी इस तरह से फैलती है, तो उसको कोशिश करी जा सकती है कि वो बढ़े ना, उसकी सारी तरीके अपनाए जा सकते हैं और जागरूकता उसी के लिए होती है। लेकिन बावजूद इसके कहीं ना कहीं सारी कोशिशों के बावजूद भी केस बढ़ रहे हैं। और अगर हम नगर निगम की बात करें तो शुरुआती दिनों में जब ये केस तेज़ी से बढ़े थे तब तो टीमें निकली थी और सारा चेक करा था, घर घर जाके चेकिंग हुई थी, निरीक्षण किया गया था। और उसके अलावा जो फॉगिंग मशीनें हैं उनसे फॉग भी किया जाता था। लेकिन अभी इस तरह की स्थितियां उतनी तेज़ी से देखने को नहीं मिल रही। थोड़े मामले कंट्रोल होने के बाद वो वापस जो है हालात लगभग वैसे ही हो गए हैं, पुरानी तरह हो गए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, भोपाल में तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम मंदसौर में बात करें तो वहाँ बड़ी तेजी से डेंगू फैल रहा है। तो प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए थे सभी कलेक्टरों को कि ओपीडी में इसकी टेस्टिंग को तेज रखा जाए, ओपीडी को पूरा दुरुस्त करा जाए, तो वो तेजी कहीं ना कहीं उस तेजी की कमी दिखाई दे रही है, या ये कहा जाए कि जी बिल्कुल। और उसी के चलते ये मामले बढ़ भी रहे हैं। अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाए तो शायद कहीं ना कहीं इनमें कमी देखी जाए। और इस वक्त हमारे साथ मिथिलेश भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता इंदौर से। मिथिलेश, इंदौर की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह से यहाँ पर आंकड़े सामने आ रहे हैं? डेंगू पीड़ित जो हैं और बच्चों की तादाद के यहाँ पर भी ज्यादा है। देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में इस वक्त 466 केसेस डेंगू के हैं। ये सरकारी आंकड़ा है, यह एक महज सरकारी आंकड़ा है 466। लेकिन अस्पतालों की जो हालात हैं, जो अस्पताल बता रहे हैं, जो अस्पतालों के बेड फुल हैं, वो ये बता रहे हैं इससे कहीं ज़्यादा इस समय डेंगू के मरीज इंदौर शहर में बढ़ती हैं। लेकिन इस बार सबसे जो विश्वास विभाग के लिए जो सबसे बड़ी चिंता की बात है कि 466 केस में 95 बच्चे शामिल है। 95 बच्चे इस वक्त डेंगू की वजह से बीमार हुए। कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जो सबसे बड़ी इसमें बात सामने निकल के आ रही, जो बच्चे संक्रमित हो रहे हैं उनमें भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जो बदलाव इस बार हो रहे हैं वो डेंगू से कुछ अलग टाइप के बदलाव देखने को मिल रहा है। सिम्टम तो डेंगू जैसे आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे ऑर्गन है, जो दूसरे ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के लिए, स्वास्थ्य डॉक्टरों के लिए, विशेषज्ञों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि आखिर ये बदलाव क्यों देख रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के जो डीन है उनका कहना है कि अभी डेन टू स्ट्रेन की हमने जांच की है, डेन टू स्ट्रेन के अलावा अब हमें ये जांच करना जरूरी है, जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे, दूसरे जांच में हमें करके दिखना कि जो लगातार ये बदलाव देखने को मिल रहा है, जो ये लक्षण देखने को मिल रहा है, आखिर ये क्यों हो रहा है। क्योंकि डेंगू के साथ में जो दूसरे लक्षण आ रहे हैं वो काफी गंभीर लक्षण है, जिसकी वजह से उनके प्लेटलेट्स तो काफी डाउन हो रहे हैं। लेकिन दूसरे जो ब्लड क्लॉटिंग है, ब्लड क्लॉटिंग की भी बहुत सारी मरीज ऐसे मिले हैं जिन्हें डेंगू हो रहा है और उनके अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग जगह पे ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है, जैसे कि कोविड के समय हुआ करता था। ये सबसे बड़ी घबराने को चिंता की बात है, जो ब्लड क्लॉटिंग हो रहा है। लेकिन फिलहाल 2 माह से लेकर 2 साल या 10 साल हर वर्ग के जो बच्चे हैं इस वक्त में डेंगू से संक्रमित हो रहे हैं। डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जागरूकता अभियान की बात की जाए तो नगर निगम बहुत लेट से जाएगा, लेकिन जागने बाद में करीब 85 वार्ड इंदौर के 60 से 70 अभियान में वार्डों में अभियान चलाया गया, जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन उसका असर देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार डेंगू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लापरवाही इस कदर है कि अगर देखी जाए 2 दिन से पिछला सरकारी 2 दिन से छुट्टी है तो 2 दिनों से कोई भी कोविड इसका डेंगू की जांच नहीं की गई है। फिलहाल डेंगू का आंकड़ा जो 2 दिन से 48 घंटे में 0 आ रहा है।
बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अभी फिलहाल कह सकते हैं कि कंट्रोल में है अगर इंदौर की बात करें। डॉक्टर शरद, यहाँ पर हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि फिलहाल जिस तरह से एक हर्ड इम्यूनिटी बड़ों के अंदर देखी गई और बच्चे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं डेंगू के, तो ये समझा जाए कि बच्चों की इम्यूनिटी पर असर पड़ा है? तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि बच्चे जो है वो प्रभावित जो है हो रहे हैं यदि, तो उनकी पूरी तरह से ध्यान रखा जाए। देखिए, सबसे पहला तो इसमें मैं ये कह रहा हूं कि जो है इसके लिए, डेंगू के लिए ये वायरल इन्फेक्शन है, स्पेसिफिक कोई ट्रीटमेंट नहीं है, परंतु जो है इसके लिए जो हमारे सिम्टोमेटिक या लक्षणों के आधार पर ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक तो रेस्ट जरूरी है, पानी का हाइड्रेशन बराबर होना चाहिए, जो पानी लगातार पीते रहे, फ्रूट जूसेस लेते रहे, नारियल पानी वगैरह लेते रहे, और लक्षणों के आधार पर पैरासीटामोल की गोलियां और ये सब ले सकते हैं। पर ये बात है कि अपने फैमिली फिजिशियन से जरूर संपर्क करें, आवश्यक जो ब्लड टेस्ट है वो कराएं। इसके लिए जैसा मैंने बताया था कि कुछ जो है मैकेलाइजा टेस्ट होते हैं, आजकल उसकी किट्स भी अवेलेबल है, मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सुविधा उपलब्ध है। तो ये सारे टेस्ट के बाद जो है ट्रीटमेंट जो है स्पेसिफिक यदि करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि इससे जो है वो कहीं जान का खतरा होगा। साथ ही साथ जैसा अभी बताया जा रहा है कि डेन 2 और इस तरह के हैं, तो निश्चित रूप से अभी डॉक्टर मिश्रा ने भी बताया कि जो हेमरेजिक डेंगू होता है वो एक कारण बनता है कि जो फेटल हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, और इसमें शॉक सिंड्रोम, यानी उसकी वजह से बच्चा या एल्डरली पर्सन जिसको भी प्रभावित हुआ है वो शॉक में चला जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, परिस्थितियों को हमको जो है कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज करना पड़ेगा, इसकी मॉनिटरिंग करना पड़ेगी और एक लगातार इस पे निगाह रखना पड़ेगी ताकि ज्यादा लोग इससे प्रभावित ना हो, और यदि कोई होते भी हैं तो वो रिकवर हो जाए, हमारे जो है ये फेटल ना हो। ये हमको चीजों के लिए एहतियात रखना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर अशोक, और ऐसे में जिस तरह से देख रहे हैं कि लक्षण आ रहे हैं डेंगू के, और ये भी संभावना जताई जा रही थी कि कोविड के शिकार भी बच्चे हो सकते हैं आगामी समय में, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इन दोनों ही बीमारियों के, डेंगू की बात करें, कोविड की बात करें, लक्षण मिले जुले हो सकते हैं, या फिर इनको हम कैसे समझें? लेकिन इसमें जो श्वसन तंत्र में ज़्यादा प्रभावित होता है उसमें कोविड के अंदर, और इसके अंदर बदन दर्द या लाल लाल चकत्ते ज़्यादा आने की संभावना होती है। ये अगर इस तरह की स्थितियाँ आती हैं तो सबसे अच्छी समझदारी की बात यह है कि आप किसी योग्य चिकित्सक के साथ के संपर्क करें, वो इसको पहचान लेगा कि ये डेंगू है या वो है, और ज़रूरी होगा तो वो जाँच करा लेगा। तो डॉक्टर अशोक, अपने स्तर पर इलाज ना करें, क्योंकि जितना विलंब करें, अगर किसी को कुछ सिम्टम्स आते हैं, बुखार तो एक तो ये ध्यान रखना चाहिए कि इसमें खांसी, जुकाम और बुखार हल्का अगर आता है किसी को, क्योंकि पहले कोविड के यही सिम्टम थे, और जैसे कि मौसम बदल रहा है तो ये अब आम से लक्षण हो गए हैं, तो क्या इन्हें कोविड के अंतर्गत लेना चाहिए? इसमें आप कैसे बताएंगे? सामान्य फ्लू का देखिए, सामान्य फ्लू में भी यही लक्षण होते हैं। चिकित्सक से संपर्क करेंगे, और जरूरत होगी तो बहुत बढ़िया टेस्ट हमारे पास है, RT-PCR से पता लग जाता है कोविड है कि नहीं है। एलिसा एंटीजन टेस्ट जरूरी होगा तो उससे पता जांच करके ये पता लगा लेते हैं कि डेंगू है या नहीं है। तो इसमें घबराने की नहीं, कोई पैनिक नहीं करें, जागरूकता सबसे ज़रूरी है, बचाव सबसे ज़रूरी है। अभी ग्वालियर में मैं आपको बता दूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की जो स्थानीय शाखा है उसके 1100 करीब मेंबर हैं। इन लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया है, और अभी हम लोगों ने 2 तारीख को स्वच्छ ग्वालियर और स्वस्थ ग्वालियर का नारा देकर कमिश्नर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इनके साथ एक मीटिंग की है, और पूरी भागीदारी करना चाहते हैं, इसमें कर रहे हैं हम लोग। और इसमें जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तो बीमारी से बचना संभव नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर, इलाज तो अस्पतालों में मिल जाएगा, चिकित्सक। ऐसे में किस तरह का लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या खान पान होना चाहिए, और किस तरह से बचाव करें? देखिए, बचाव मच्छर से काटने से बचना पड़ेगा आपको। तो जो मॉस्किटो बॉर्न या मच्छरजन्य बीमारियां जो हैं उससे बच पाएंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि घरों में मच्छर ना हो, यथासंभव खिड़की और दरवाज़ों में अगर जाली लगा सकते हैं मच्छर रोकने वाली, वो लगा लें। पूरे बांह की शर्ट पहने और हाफ पैंट ना पहनकर फुल पैंट या पजामा पहने। और ये डे बाइटर होता है डेंगू का मच्छर, दिन के समय ज़्यादा काटता है, मादा एडिस मच्छर है जो काटता है।
इससे बचने के लिए हमें संसाधन लेने पड़ेंगे। होता ये है कि बच्चे बाहर निकल जाते हैं और उनका ज़्यादातर गर्मियों होने की वजह से ये अभी इस समय जो सीज़न चल रहा है उसमें ज़्यादातर हाफ शर्ट या हाफ वो पहने रहते हैं काफ़ी लोग और बाहर खुले में चले जाते हैं। आप हाफ शर्ट पहने तो खुले में ना जाएं, और अगर पहने हैं तो फिर आजकल केमिकल आता है, रोल ऑन करके भी आते हैं, एक वो केमिकल है, उसको लगा लें तो मच्छर पास नहीं आते हैं। ये भी ध्यान रखें और जहाँ तक संभव है पूरे कपड़े पहने। अगर खुले में जा रहे हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। घर में भले आप हाफ पहन लें, लेकिन अगर खुली जगह में, बाग में, बगीचे में, सड़क पर, मैदान में कहीं जा रहे हैं तो वहाँ संभावना ज़्यादा है। फॉगिंग बार बार की जाना चाहिए। फॉगिंग से अगर आपको ध्यान दें आंकड़ों पे, तो लास्ट ईयर फॉगिंग बहुत की गई थी जब कोरोना स्टार्ट हुआ था। तो कोरोना में फॉगिंग का उतना रोल नहीं होता जितना कि मॉस्किटो को मारने में। यानी ये कुछ ऐसी जो सुझाव आपने दिए हैं, अगर उन पर अमल किया जाए और अपना बचाव किया जाए तो बहुत हद तक डेंगू को बढ़ने से रोका जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी बातचीत के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही।